बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, स्पेसिफिकली गुजरावाला के पहलवान नू दस्तगीर भट्ट साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी मोस्ट रिसेंट टाइम 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान वापस आए हैं और एक हफ्ता हुआ है ये इन्होंने जो मार्का सर किया और उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे प्लेटफॉर्म दे दें, मुझे मौका दे दें, मेरे अंदर जो है ये जो जज्बा है जीत का, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। मेरे आगे लाखों रुकावटें डाले, मैं उन रुकावटों को दूर करके गुजरता चला जाऊंगा। और उन्होंने साबित किया है 7 गोल्ड मेडल और 1 कांसी का तमगा जनाब ये जीत कर लाए हैं। इस साल 2024 में बहुत सी रुकावटें खड़ी की गई, हमारे पास इनके बहुत से सबूत भी मौजूद है। इन्होंने दिए कि फेडरेशन के साथ क्या क्या क्लैशेस चल रहे हैं इनके, उस बारे में बात करेंगे। पहले तो वेलकम टू द शो नू दस्तगीर भट्ट साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। साउथ अफ्रीका में सैन सिटी में अहमद सईद साहब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 7 गोल्ड मेडल हैं जी, 1 कांसी का तमगा है। पहले तो भट्ट साहब से थोड़ी सी जर्नी पूछ लेते हैं कि भट्ट साहब, पाकिस्तान बेसिकली छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रिकेट खेलना शुरू करता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ना क्रिकेट को ही प्रमोट किया जाता है, क्रिकेट ही खेल देखा जाता है। इसके अलावा जो है ना बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते। तो आपके जहन में ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये पहलवानी का शौक कहाँ से पैदा हुआ? थोड़ी सी ये ज़रा हमें अपनी हिस्ट्री तो बताएं। दरअसल मेरे फादर जो थे वो खुद भी जो थे वो वेट लिफ्टर थे और ख़ुद भी एशियन चैम्पियन भी रहे और 19 बार नेशनल चैम्पियन भी हुए हैं। और उनका ख्वाब था कि वो भी जो है ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल लें। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ उस दौर में हो चुका है। उनके ऊपर भी बैन लगाया गया और उन्हें रोक दिया गया। तो वो फिर उनका जो ख्वाब था उन्होंने चाहा कि उनके बच्चे जो है वो पूरा करें। तो फिर हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं जब 12 साल का था, मेरा जो छोटा भाई हंसला दस्तगीर वो 8 साल का था, तो हमने इकट्ठी जो है ना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। तो तकरीबन 13-14 साल की जर्नी के बाद जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूथ एशिया में मेडल लिए, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए, 2 बार साउथ एशियन गेम्स के चैम्पियन भी, और मेरा भाई भी साउथ एशियन गेम्स का चैम्पियन है और नेशनल चैम्पियन भी है इस वक्त। और फिर 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लिया और उसके गेम्स के 3 नए रिकॉर्ड भी किए। तो फिर क्योंकि हम फाइनेंशियली बड़े स्पोर्ट्स की वजह से जो है ना बड़ा नीचे आ गए हुए थे, तो 2022 में हमें एक ऐसा बूस्टअप दिया कि हम जो है ना फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, स्पॉन्सर्स आए डिफरेंट, और थोड़ा सा अब लगा कि अब ओलंपिक को अचीव करने में जो है ना आसानी होगी। लेकिन फिर वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसने ऐसी रुकावटें डाली कि हम जो है ना ओलंपिक के लिए ना क्वालिफाई इवेंट के लिए गए, ना हम क्या कहते हैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाए। अच्छा, ये तो चले हम जान लेते हैं कि फेडरेशन के क्या मामला अभी भी, क्या ये इतना जो कारनामा सर अंजाम देने के बाद भी अगर फेडरेशन की आंखें नहीं खुल पा रही और फेडरेशन इन पर एतमाद नहीं बहाल कर पा रही, तो उसका मामला तो जान लेंगे। बहरहाल 28 अगस्त वो तारीख मुझे याद है जब आप नू दस्तगीर भट्ट साहब के घर स्पोर्ट्स लिस्ट की टीम गई और हमने वहाँ पर पूछा तो भट्ट साहब ने यही कहा था कि जनाब मुझे मौका दें, फिर देखें कोई भी ऐसी रुकावट मेरे सामने आ जाए जिसे मैं अबूर ना कर पाऊँ तो मुझे कहिएगा। और उन्होंने ये अज़म का इजहार किया और ये वादा किया पाकिस्तान कौम से, अगर मौका मिलता है तो मैं जनाब ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ, वहां से गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। अब जरा देखिएगा मजीद इन्होंने क्या कहा था, दिखाएं जी पीर साहब। वादा करता हूँ इस चीज़ का, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, मैं वादा करता हूँ कि अगर आज ये मेरे रस्ते से रुकावटें हटा दी जाएँ, मैं LA लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स 2028 का वहाँ पे मेडल भी लूँगा गोल्ड, और वहाँ पे ओलंपिक। जनाब लॉस एंजलिस के बारे में बताया कि वहाँ पर मेडल भी लूँगा। वैसे भट्ट साहब, अब जो माशाल्लाह 7 मेडल आपने जीते हैं, इसके बाद कोई फेडरेशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल समझ में आया, कोई सामने आया, उन्होंने कोई माजरत की आपसे कि जनाब गलती हो गई हमारी, आप एक असासा है मुल्क कौम का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोताही हो गई, हमने गलत समझा, अब आप 7 मेडल ये ले आए, 1 कांसी का तमगा जीते हैं, तो डेफिनेटली आप ओलंपिक्स भी जीत सकते हैं। सर दरअसल अभी जब मैं कॉमनवेल्थ के लिए साउथ अफ्रीका में था तो हमारी वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, और नेशनल चैम्पियनशिप पे जो है ना तमाम प्लेयर मौजूद थे सिर्फ मुझे छोड़ के, जो कि उस फील्ड का चैम्पियन है, वही उस फील्ड में नहीं। और मेरे इवन के चले इश्यूज थे मेरे साथ हैं, मेरे भाई को भी जो है वो खेलने नहीं दिया गया नेशनल सतह पे कि वो नेशनल पे पार्टिसिपेशन करे, और तकरीबन 2-3 साल होने लगे अब ये इन मामलात को, और ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पर कोई तवज्जो दी, ना ही गवर्नमेंट ने दी है। तो अब ये मज़ीद इसलिए मैंने जो है अपनी गेम ही जो है स्विच कर लिया और मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ जो है वो आ गया हूँ, क्योंकि पावर लिफ्टिंग टोटली डिफरेंट गेम है, वेट लिफ्टिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो अगर मैं पावर लिफ्टिंग में भी आगे जाता हूँ, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि हम
ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। अच्छा बट साहब, ये अनफिट का जो आप स्टेटमेंट आई फेडरेशन की जानिब से कि अनफिट हैं, इस वजह से हम इनको चांस नहीं दे रहे, रिस्क नहीं ले रहे, तो ये 7 मेडल जीतने से पहले का ये स्टेटमेंट है, ये बाद में दे दिया गया? दरअसल ओलंपिक से पहले क्योंकि मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे ऊपर, मुझे लेकर, तो उस पर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है हाफिज इमरान साहब, उन्होंने ये कहा कि ये इस लड़के ने 2023 की नेशनल गेम्स के ऊपर 360 किलोग्राम सिर्फ टोटल किया है, और ये लड़का जो है जो क्लेम कर रहा है वो गलत है। ये ओलंपिक पे इवन के 10वें नंबर पे भी आने के काबिल नहीं है। जबकि मेरी अचीवमेंट जो है वो सब जानते हैं, मैंने इंटरनेशनल सतह पे क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या अचीव किया हुआ है, और सब मेरी एबिलिटी को भी जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं बहरहाल तब तो मुझे बड़ा निराशा हुई उस बात की कि ये इन्होंने क्या बात की, और इवन के फिर मैंने 1 महीना इंतज़ार किया। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जवाब दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो दिया भी है। ये 7 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, ये मेरा उनका जवाब है कि मैं फिट हूँ कि अनफिट हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और अहमद सईद साहब, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि फेडरेशन के साथ जो इनके मामलात बिगड़े वो इस वजह से है कि ये हर बात का आगाज़ जो है ना, वो बिस्मिल्लाह के बाद जो अपने वाले साहब को उसका क्रेडिट देते हैं। फेडरेशन को ये बात हजम नहीं हो रही। फेडरेशन कहता है कि जनाब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स हम दे रहे हैं, और ये सारी सूरत को मैनेज हम कर रहे हैं, लेकिन नूर दस्तगीर भट्ट जो है ना, वो हर बात का आगाज़, हर मेडल जीतने के बाद जो है ना, थैंक्स टू हिज फादर, कहता है कि मेरे वाले साहब मेरे कोच हैं। तो ये समझते अना का मसला फेडरेशन ने बना लिया। देखिए मेरा ख्याल है हमारे यहाँ, मैं सबसे पहले तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने आप को लकी तस्वुर करता हूँ कि मैं एक चैम्पियन के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। उसके साथ मैं उस चैम्पियन के सामने थोड़ा सा शर्मिंदगी का भी इज़हार करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं उनके लिए सॉरी भी फील कर रहा हूँ कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज वो देते आ रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और उसके बाद इस मुल्क और कौम के फेडरेशन की जानिब से जो रिस्पांस आया है वो यकीनन ऐसे लोगों का रिस्पांस है जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ताल्लुक नहीं है स्पोर्ट्स के साथ। जिस इंसान को उन्हें अनफिट करार दिया, उसके मेडल यहाँ हमारे सामने रखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, उनके हाथों की उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, इतने वो मेडल जीत कर लाया हुआ है। और उन मेडल्स के बाद भी जब ये कहा जाता है कि हम ओलंपिक्स में नहीं खेलने देंगे इस वजह से कि आपने हमें क्रेडिट नहीं दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटी जहनीत है, बहुत ही सतही किस्म की ये जहनीत है हमारी फेडरेशन की जानिब से, जिसकी वजह से न सिर्फ नूर दस्तगीर भट्ट बल्कि और बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान जो हैं वो मेन सर्किट का हिस्सा नहीं बन पाते। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली नूर दस्तगीर भट्ट इंजरी की वजह से उसमें शरीक नहीं हो पाए थे, और 2024 की जो पेरिस ओलंपिक्स थी उनमें उन्हें सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि इन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट जो है वो फेडरेशन की बजाय उस शख्स को दिया जिसको हकीकतन इसका क्रेडिट जो है वो मिलना चाहिए था। तो गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, जो इनके वालिद साहब भी हैं, इनके कोच भी हैं, और साथ ही मैं नूर भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें कि ये जो आपने प्राइवेटली एक सेटअप लगाया जिसके बाद आपने दुनिया के बड़े बड़े पावर लिफ्टर को और वेट लिफ्टर्स को शिकस्त दी है, तो आपके वालिद साहब का इसमें क्या रोल रहा है, किस किस्म की डेडिकेशन रही है, और एज अ कोच एक फादर के तौर पर ज़ाहिर है उनकी शफकत उनकी मोहब्बत अपनी जगह पर होगी, लेकिन क्या बतौर कोच वो आपको किसी किस्म का लेवरेज देते हैं या सख्ती के साथ ही पेश आते हैं? कोई इस बारे में ज़रा इज़हार ख्याल कीजिएगा, किस तरह का कोच पाया आपने उन्हें? बिल्कुल, मेरे फादर जो हैं वो तकरीबन मैंने आज तक किसी अपने फादर के अलावा किसी के पास कोचिंग के लिए मैं नहीं गया, बिकॉज़ मेरे फादर ही जो थे वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी थे, क्योंकि मैंने उन जैसा जो है दिलेर इंसान आज तक नहीं देखा। जिन हालातों से उन्होंने फ़ाइट किया और उस हालातों में भी जो है हमें भी करेज करते रहे कि नहीं हमने हार नहीं मारनी, इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा जब ये सब कुछ जो चीज़ें चली गई हैं ये सब वापस आ जाएंगी। तो अभी भी जब ओलंपिक्स में हम नहीं गए तो उन्हीं का यकीन है ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा कोई ना कोई, और अभी भी उनका यही यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना ओलंपिक पे भी जाने का जो है कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ठीक है, सही है। एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद आप फिर पूछते हैं कि वेट लिफ्टिंग से अचानक जो पावर लिफ्टिंग की तरफ इन्होंने शिफ्ट किया, इसमें फ़र्क बेसिकली क्या और क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ है, उससे एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, वेट लिफ्टर जनाब नूर दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अपनी जर्नी के हवाले से उन्होंने बताया। उसके बाद ये कॉमनवेल्थ 2024 में टोटल 8 मेडल जीतकर अपनी फेडरेशन को थोड़ा सा हिलाने की उन्होंने कोशिश की है कि खुदारा टैलेंट को ज़ाया ना करे, मैं ही वो शख्स हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, इससे मेरी ज़ाती कोई भी चीज़ें लिंक्ड नहीं है, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो खुदारा ये हर्डल जो मेरे हैं इनको हटाया जाए। अच्छा भट्ट साहब, वैसे वेट लिफ्टिंग से अचानक जो आपने पावर लिफ्टिंग की तरफ
जाने का फैसला किया, एक तो ये फेडरेशन चूंकि आपको मौका नहीं दे रही, तो आपने कुछ तो करना है ना डेफिनेटली। बिल्कुल आउट हो गए तो फिर तो काम खराब है। इसमें फर्क वैसे कितना होता है कि अगर आपको वापस भी जाना पड़े, इंशाल्लाह कल को फेडरेशन से पैचअप हो जाता है, तो कितना मुश्किल होगा वापस आना? दरअसल वेट लिफ्टिंग जो है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है और पावर लिफ्टिंग एक डिफरेंट गेम है, लेकिन हम पावर लिफ्टिंग के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो डेली रूटीन में हम करते हैं। वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में वो शामिल है, इसलिए जो है ना पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेशन करना और वहाँ पे मेडल लेना मेरे लिए इसलिए आसान था क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ट्रेनिंग में ये चीज़ें करता हूँ। बेंच प्रेस जिसमें डेड लिफ्ट है और स्क्वाट्स वगैरह, ये हमारी डेली रूटीन में ट्रेनिंग में वेट लिफ्टिंग में आता है। तो मैं ये बता दूं कि वेट लिफ्टिंग में होता है 2 इवेंट, जिसमें स्नैच और क्लीन जर्क होता है। आपको वेट ओवर दी हेड लिफ्ट करना होता है, और पावर लिफ्टिंग एक डिफरेंट है क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपको पहले स्क्वाट्स करनी होती है, फिर आपको बेंच प्रेस करना होता है और फिर आपको डेड लिफ्ट करनी होती है। उस वेट को कंबाइन करके ओवरऑल जो फिर टोटल बनता है उस बिना पे आपको जो है मेडल दिया जाता है। तो क्योंकि पावर लिफ्टिंग जो है ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, तो इसलिए लेकिन हमेशा मकसद यही रहा कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक में मेडल दिलाना। तो अगर ये हर्डल्स इसी तरह रहेंगी, अगर ये मामला हुकूमती सतह या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन मामला को हल नहीं करेंगी, तो वेरी अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे नेक्स्ट ओलंपिक्स और नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे पावर लिफ्टिंग को जो है वो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिसंबर में एशियन क्लासिक चैम्पियनशिप है और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड गेम्स हैं चाइना में, तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरा तो जो मकसद है वो यही है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल जो है वो ला कर दूँ। इंशाल्लाह ये भी आएगा। अच्छा बट साहब, वैसे अगर फेडरेशन से तो बनती नहीं है, तो फिर ये सारे एक्सपेंस आप किस तरह से मीट कर रहे हैं? अभी आप कॉमनवेल्थ में होके आगे इन फ्यूचर प्लान भी हैं, तो खुद से ये सारा मैनेज करते हैं या फिर कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है? अच्छा, इसे मैं अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से, कि ये जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं पाकिस्तान में, उनमें आमतौर पे जो ये रिवाज रहा है, अक्सर हम ये सुनते हैं हॉकी फेडरेशन हो, फुटबॉल फेडरेशन हो, कोई भी फेडरेशन हो, वो ये रोना रोती हुई नजर आती है कि हमारे पास पैसों की बहुत शदीद कमी है। हाँ। तो आपके ख्याल में क्या ये जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसमें भी इस किस्म का मामला है या शायद पैसों की कमी नहीं है और ना है, लोग जो है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि हमने जब चंद दिन पहले अपने शो में मोहम्मद सकलैन साहब से बात की थी हॉकी फेडरेशन के, तो उन्होंने हमारी गलतफहमी दूर की थी कि हॉकी फेडरेशन को पैसों का कोई मसला नहीं है। इसी तरह वर्ल्ड कप की जब हम ट्रांसमिशन करते हैं फुटबॉल के, तो उस दौरान हमारी गलतफहमी दूर होती है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास भी पैसों की ऐसा कोई वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है? और जिस तरह से हमजा ने अभी इसमें बात की कि अगर वो पैसे नहीं देते, वो सपोर्ट नहीं करते, तो कोई भी गेम खेलना इतना आसान तो नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दरअसल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो मुंसलिक है स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, तो उन्हें फंड्स वगैरह मिलते रहते हैं नेशनल सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे भी। अगर वो इंटरनेशनल सतह पे जो भी वो फेडरेशन अगर लगाती है तो उन्हें वो जो है स्पोर्ट्स बोर्ड रिफंड कर देता है, या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो रिफंड करते हैं, तो ये स्पॉन्सर जो है टोटली हुकूमत की तरफ से होता है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में टोटल डिफरेंट है। जो पावर लिफ्टिंग है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं है, तो इसलिए हमें जो है प्राइवेटली हमने जो स्पॉन्सर अभी साउथ अफ्रीका जाने के लिए जो मैंने लिया है वो है नेशनल हॉस्पिटल में है रिजवान आफ्ताब साहब जो एक्टिवेट किए हैं, उन्होंने मुझे पूरा स्पॉन्सर किया। और अभी आगे नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है एशियन क्लासिक चैम्पियनशिप, उसमें हमारे बलूचिस्तान के हैं अशरफ खान साहब जो कि स्पोर्ट्स लवर हैं, जो मुझे सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि आप जो वेट लिफ्टिंग अगर आपको नहीं जाने दे रहे तो कोई मसला नहीं, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो है मेडल लेकर आएँ। तो इस तरह के जो है ना लोग जो है पाकिस्तान में मज़ीद होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो चैम्पियनशिप्स होती हैं दीगर खेलों की भी, उसमें जो है वो फंड्स का वाकई बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सतह पे अगर किसी प्लेयर ने जाना है, अगर उसे पहले यही टेंशन रहेगी कि यार हमें किस तरह मैनेज जाना है, मैं क्या मैनेज करूं या मैं पैसे कहां से लाऊं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो परफॉर्मेंस भी जो है प्लेयर नहीं दे सकता। तो इसलिए पहले ही मेरा ख्याल है कि चाहिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड को या तमाम जितनी भी स्पोर्ट्स के अदारे हैं उन्हें चाहिए कि एटलीस्ट खेलों को जो है इंटरनेशनल सतह पे जो प्लेयर जाना चाहता है उसको इतनी टेंशन ना हो कि यार ये पैसे कहाँ से लाए और कहाँ पे लगाए और किस तरह जाए। बिल्कुल जी अहमद साहब। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी सारी स्ट्रगल बताई है, जो आपकी पूरी एक जर्नी है, उसमें हमने देखा कि आपने प्राइवेटली एक जिम बनाया अपने घर के अंदर और वहाँ पर आपने जो है वो तरबियत हासिल की और वहाँ से या आपने कौम के लिए जो है वो तरह तरह के मेडल भी जीत कर लाए। तो एक जो एथलीट होता है उसका, एक स्पोर्ट्समैन का ये काम भी होता है कि उसने अपने आने वालों के लिए एक लेगेसी छोड़नी होती है। तो आपके बाद जो लोग आएंगे वो कहाँ पर ट्रेनिंग किया करेंगे, वो कहाँ पर प्रैक्टिस किया करेंगे, इस बारे में फेडरेशन कुछ कर रही हैं पाकिस्तान? और ये मुझे बता दीजिएगा कि वालिद साहब ने भी क्या वहीं पर ट्रेनिंग की हुई है जहाँ पर अब आप कर रही हैं, या स्पेसिफिकली वो आपके लिए बनाया?
सर वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर कहा जाता है, वेटलिफ्टरों का शहर कहा जाता है और पावर लिफ्टर का भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ना जिम है कि जहाँ पे कोई यंग बच्चा आके ट्रेनिंग कर सके। हमने जो जिम बनाई है वो हमारे घर के अंदर है, हमजा भाई आई भी उन्होंने देखी भी हुई है, और उस क्लब के अंदर सिर्फ इतनी जगह कि हम 2 भाई जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ट्रेनिंग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ पे ज़रूर नज़र डालनी चाहिए कि गुजरांवाला ने, मेरा ख्याल है कि अब तक के जितने बड़े मेडल जो हैं तमाम गुजरांवाला लेकर आया, और मेरा ख्याल है कि इससे 100 मेडल आई थिंक इन दी 4 ईयर्स पाकिस्तान ने 100 मेडल इंटरनेशनली जो है ना गुजरांवाला ने इन 4 सालों में दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन हुकूमत ने गुजरांवाला को कुछ नहीं दिया। अच्छा, वैसे कभी बट साहब ख्याल नहीं आया कि गुजरांवाला को छोड़ के किसी बड़े शहर कराची या लाहौर जो कि एक हब है स्पोर्ट्स का, यहाँ शिफ्ट हो जाए ताकि अच्छी फैसिलिटेशन मिल सके और शायद लाइमलाइट भी ज़्यादा मिले और यहाँ पर गेन करने की जो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मिल सके? दरअसल मेरे फादर का नज़रिया जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो मेरे कोच हैं। तो हम तो इवन के गुजरांवाला जो मेन सिटी है उससे भी बड़ा हट के जो है, मैं यही मेंशन करने वाला था कि अभी भी गांव टाइप है वहाँ पर स्टिल माशाल्लाह से, क्योंकि हमें चाहिए होती है नेचुरल खुराक, हवा, आबो हवा। तो हम शहर की जो अफरा तफरी है उससे ज़रा दूर रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर शहर में निकलें तो आपको पता है आजकल जो हालात हैं, लड़ाइयाँ वगैरह भी और एक्सीडेंट्स वगैरह भी, तो इसलिए हम जो है ना शहर से ज़रा दूर रहते हैं ताकि जो है हम अपने स्पोर्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस दे सकें और एक नेचुरल खुराक जो है वहाँ से ले सकें। अच्छा, फंड्स की बात हो रही थी, अभी आपने खुराक का भी कहा, वैसे डेली का कितना एक्सपेंस आ जाता है वैसे जब कोई टूर्नामेंट से पहले आपकी जो खुराक होती है और टूर्नामेंट के बाद कितना एक्सपेंस है? बिफोर कंपटीशन पर डे का जो है ना, अगर हम दोनों भाई हैं तो हमारा 5000 ईच आ जाता है, और पूरा क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग जो है बड़ी एक्सपेंसिव गेम है, इसमें खुराक का जो है बहुत अमलदल है, क्योंकि जोरदार गेम है। तो हमें जो है प्रोटीन इंटेक और गोश्त के रेट तो आपको पता है आसमानों पे हैं, तो हमें जो है ना ज़्यादा गोश्त वगैरह जो प्रोटीन डाइट है वो ज़्यादा लेने की जो है ना ज़रूरत होती है। अच्छा सर, इस बारे में कितनी हकीकत है कि ये जो गुजरांवाला के पहलवानों के बारे में ये बात मशहूर है कि जहाँ मतलब एक नशीस में जो है पूरा बकरा खा जाते हैं, तो इस बारे में कितनी हकीकत है और क्या इसका वाकई फिटनेस से कोई ताल्लुक है एक्चुअली? दरअसल ये पुरानी बातें हैं कि बकरा खा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब स्पोर्ट्स जो है बड़ी जदीद दौर पे आगे निकल चुकी है साइंस पे, तो स्पोर्ट्स में अब हमारे टोटल मेल्स होते हैं जिसमें हमने प्रोटीन पूरी कैलकुलेट की होती है, हमने कितनी प्रोटीन, इतना अगर आज ट्रेनिंग हैवी सेशन ज़्यादा था तो उसी हिसाब से जो है ना हमें प्रोटीन इनटेक भी करनी होती है, कार्ब्स इनटेक करने होते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी बातें वो अखाड़ों वालों की कि यार बकरा खा जाना, वो पूरी देग खा जाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा कैलकुलेट एक सिस्टम होता है, वाले साहब पूरा एक दिन का बनाते हैं कि आज यार ये अच्छा, आपका डाइट प्लान जो है वो आपके वाले साहब बनाते हैं? हाँ जी, मेरे मसाजर, मेरे डॉक्टर, सब कुछ जो है ना मेरे वाले साहब ही हैं। अच्छा बट साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि जो आपके साथ सूरत हाल बनी हुई है फेडरेशन की, डेफिनेटली जहाँ आप खेलने जाते हैं उनको भी पता होगा कि इनके ना कुछ मामला चल रहे हैं, तो कभी किसी मुल्क से ऑफर आई है कि जनाब आप पाकिस्तान छोड़ें, हमारे पास आएँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम सब कुछ देंगे, हमारी तरफ से आप खेलें? दरअसल इरादा बहुत बार बना है और दिल भी किया है कि मतलब तंग आ गया, मतलब चले ही जाएं। एग्जैक्टली, मतलब जिस तरह ये अब तंग कर रहे हैं तो दिल यही करता है कि चले जाएं, लेकिन मेरे वाले साहब ने एक अल्फाज निकाले थे कि हम इस मुल्क के लिए जो है ना ओलंपिक का मेडल लाना चाहते हैं। तो मैं अपने वालिद का जो है ख्वाब उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना पूरा करना चाहता हूँ कि ओलंपिक का मेडल जो है एक बार वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान में हम लेकर आए, ताकि हर बंदा जो है, जो लोग ये सोचते हैं, जो स्पोर्ट्समैन ये सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बगैर सपोर्ट के, बगैर किसी के सहारे के हम लोग जो अभी भी जहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ओलंपिक मेडल लाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और आपको एक अरसा जो है अपना एक देना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है ना आप इस मेडल को विन कर सकते हैं। तो बस यही ख्वाब है कि अपने मुल्क को जो है ना एक बार ओलंपिक का मेडल दिला दें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सर आपके इरादे बुलंद हैं, आपकी नीयत साफ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि लॉस एंजलिस में होने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसमें नूर दस्तगीर बट ना सिर्फ उसमें शिरकत करेंगे बल्कि क्विकली जरा मुझे बट साहब बता दीजिएगा कि अभी नेक्स्ट क्या प्लान है, कितने कंपटीशन आ रहे हैं मोस्ट रिसेंट टाइम में आगे अगर देखा जाए, और इस वाले से थोड़ा सा बता दें। सर पावर लिफ्टिंग में दरअसल नेक्स्ट इवेंट जो आ रहा है एशियन क्लासिक चैंपियनशिप दिसंबर में आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला अगर हम वहाँ पे मेडल लेते हैं तो हम डायरेक्ट वर्ल्ड गेम्स के लिए जो चाइना में नेक्स्ट ईयर हो रही है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर
वेट लिफ्टिंग की हर्डल्स हटा दी जाएं। अगर हुकूमत इस चीज़ पे अभी भी मेरे मसले हल कर दे इनके साथ, फेडरेशन के साथ, तो मेरा वादा है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे वादा करता हूँ कि मैं 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पाकिस्तान को सिर्फ मेडल नहीं, गोल्ड मेडल से इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं आपके साथ, और फेडरेशन से रिक्वेस्ट है कि खुदारा टैलेंट ज़ाया ना करें, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। नू दस्तगीर भट्ट को पूरी दुनिया वेलकम करने को तैयार है, लेकिन ये मर्द मुजाहिद कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान का परचम ही बुलंद करना है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स ने यूए को शिकस्त दे दी मर्जिंग एशिया कप में और सेमीफाइनल के लिए नशिस्त कंफर्म कर ली, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इससे कबल पहलवानी की, पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की। नू दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करें क्रिकेट के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स ने यूए की टीम को हरा दिया और अच्छे खासे मार्जिन से हराया। 114 रन की विक्ट्री है, जिसके लिए हमें सेमीफाइनल के लिए जो हमारी रसाई है ना वो आसान हो गई है, तकरीबन निश्चित कंफर्म हो गई। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ग्रुप बी से क्वालिफाई करेंगे और ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि अफगानिस्तान ग्रुप ए से कर गया है। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, आगाज में मैं आपको बता दूं कि नू दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 कॉमनवेल्थ में माशाल्लाह से 7 गोल्ड मेडल हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल है और फेडरेशन के इनके साथ इख्तलाफात चल रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले तो जी उनको सलाम पेश करें और आई थिंक पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर एक वक़ार है वो बड़ा बुलंद होता है माशाल्लाह। जब भी हमारे एथलीट्स जाते हैं और जीत कर आते हैं, अल्लाह ताला इन्हें बहुत सारी कामयाबियां दें और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एथलीट हैं ये और बड़ी मेहनत जाहिर है हर चैंपियन करता है, इन्होंने भी की होगी। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। भट्ट साहब, आपकी अगर बात की जाए ना, अगर फेडरेशन से आप भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर लें कि ये कोई भी खिलाड़ी जो होता है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसकी अपनी ज़ातियात से कुछ नहीं होता। तो फेडरेशन के कुछ इख्तलाफात हैं, तो अगर आप भी कोई दो लफ्ज़ फेडरेशन के लिए कि खुदारा इस तरह का टैलेंट ज़ाया ना करें। देखिए, मैं किससे मुखातिब हूँ? जिन्होंने कभी खेल खेला ही कोई नहीं, जिनको आइडिया ही कोई नहीं स्पोर्ट्स का, जो सिर्फ उस जगह पर इसलिए हैं या कोई इनका वाकिफ होगा या वो किसी से कह खिला के उन जगहों पे बैठ जाते हैं, जिनका कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड ही नहीं होता। तो मैं उनसे क्या बात करूं ऐसे लोगों से जिनके ऊपर से गुजर जानी है स्पोर्ट्स की बातें। सो इट इज वेरी सैड टू सी कि इंटरनेशनल एथलीट्स आपके जो कि पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीतते हैं, मेडल्स जीतते हैं, आप लोग उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ आप मत्तके लगाते हैं और आप उनको जो है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम यू काउंटर प्रोडक्टिव मूव्स आप करते हैं और आप उल्टा उन्हें डिस्करेज करते हैं। तो ये तो अल्लाह का खास करम है कि फिर भी कोई ना कोई उठता है, कुछ ना कुछ जीत जाता है, वरना जो काम हम करते हैं अपने एथलीट के साथ, मेरा ख्याल है कि बड़ी बात है अभी तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स किसी ना किसी सूरत में चल रही है। नू भाई, सेकंड करेंगे भट्ट साहब की इस बात पे कि वहाँ पर जो फेडरेशन में लोग बैठे हैं उनका दूर दूर तक कोई खेल से ताल्लुक नहीं है। सर, सलमान भाई ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है और ये मेरे मुंह के अल्फाज थे कि जो लोग इस वक्त अहदेदार में बैठे हैं वो आज तक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी नहीं हुए और वो जो है ना ही इंटरनेशनल लेवल पे ना ही उन्होंने कोई मेडल लिया आज तक और ना ही इवन के वो नेशनल चैंपियन भी आज तक नहीं हुए। तो वो लोग जो है वहाँ पे कोचेस बने हुए हैं, वही फेडरेशन में बैठे हुए हैं और वही जो है हमारे फैसले कर रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेट उनके बच्चे लेकिन जो है वो खुद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेली जा रहे हैं। बिल्कुल। भट्ट साहब, क्रिकेट की थोड़ी सी अब बात कर ली जाए। 114 रन की विक्ट्री पाकिस्तान के नाम रही और डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ना वो सीट कंफर्म कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। आज के अगर खेल को ओवरऑल समराइज किया जाए तो मोहम्मद हारिस का बिल आखिर बल्ला चल गया है, कैप्टन इनिंग उन्होंने खेली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा जरूरी था कि उसको टूर्नामेंट के बड़े क्लैश से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, बिकॉज वो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे। आज भी जब वो बैटिंग करने आए पहले चंद बॉल तो बिल्कुल उनके पैर नहीं चल रहे थे, लेकिन जरूरी था कि वो थोड़ा वक्त गुजारते पिच पे और जब जब आप बैटर्स को लंबा खेल देखते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती है। तो आखिर में वो अच्छा खेले और आई थिंक पाकिस्तान जो है इससे भी ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से मैचेस को जीत सकता था इस टूर्नामेंट में, लेकिन अभी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है टीम की जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे सेमीफाइनल में भी टीम अच्छा खेलेगी। आज भी कह लीजिए कि अच्छे स्टार्ट के बाद दोनों ओपनर्स ने अपनी विकेट्स खुद गंवाई हैं, वरना एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान 240 रन इनको करेगा। जिस तरह की वो बॉलिंग थी वैसे नहीं, इतना ही होना चाहिए था, लेकिन अगेन वो रन आउट मैर बिन यूसुफ हुए, उस रन की जरूरत नहीं थी।
फिर यासिर ने जो शॉट मारा, फिर उसके बाद जो है शायद हम हैदर अली को थोड़ी बारी देना चाह रहे थे। अरफात नवाज को तो देखा था, वो पिछले मैचेस में अच्छा कर रहे थे। आज फास्ट बॉलिंग भी ठीक चलाई इन्होंने, बिकॉज ये पिच ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा तेज बॉलर हो तो या उसके बचत के चांसेस हैं, या फिर आपके जो चेंज ऑफ पेस हैं वो बड़े सटल और बड़े एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये भी चीज अच्छी थी मेरा ख्याल है। अहमद साहब 1 मिनट जरा मैं एक लंबी छलांग लगा के अब्दुल समद पर आना चाह रहा हूँ। बट साहब अब्दुल समद हमने देखा चैंपियंस कप भी जो हो रहा था उसमें भी एक अच्छी बारी लगाई, इसमें भी हमने देखा कि एक अच्छी इनिंग खेली। आप समझते हैं कि जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्रिकेट में वो अब्दुल समद में कहीं ना कहीं अभी इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। देखिए ये तो खेल खेल के ही होगी। हाँ। अभी उस मैच में उन्होंने पहले मैच में इम्प्रेस किया, दूसरे में भी अच्छा 20-25 किया, फिर आउट हो गए। तो ये थोड़ा सा प्लेयर को भी खुद समझना पड़ेगा, गेम का जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर अपने आप को किस तरह उन्होंने एडजस्ट करना है। यानी मैच में भी 20 रन तक खेलने से कोई जरूरत नहीं थी बॉल को बाहर से खींचने की। अगर मारना ही था उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार सकते थे, तो खुद भी उन्हें रियलाइज होगा ये, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक दफा दोबारा उन्हें बोर्ड में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ठीक है। बट साहब आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, तो मेरा ख्याल दोबारा से जब हम कल अपने प्रोग्राम में आएंगे तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका शुक्रिया। नू दस्तगीर भट्ट साहब, थोड़ा सेंड पे जाते जाते पहलवानी का तो हमने देखा, वेट लिफ्टिंग का भी देखा, कोई क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है? कभी कोई क्रिकेट बचपन में हर बच्चे का शौक होता है कि मैं क्रिकेटर बनूँ, आपका क्या शौक बचपन से ये था कि मैंने जनाब वेट लिफ्टर और ये इसी तरह के मामला कर रहे हैं? सर हमारे घर तो क्रिकेट को जो है ना वो बिल्कुल टीवी पे भी नहीं हमें कभी दिखाया उन्होंने। और क्योंकि वाला साहब खुद वेट लिफ्टर थे तो उन्होंने हमेशा जो है ना हाथ में भारी भरकम कोई चीज़ ही पकड़ाई है। अच्छा इसको ही उठाते रहो बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नू दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। तो जनाब हुकाम बाला से, इस प्लेटफॉर्म से और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर यही रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो दाव पर ना लगाएं, अपनी अना की खातिर इस तरह का टैलेंट ज़ाया ना करें। ये वो टैलेंट है जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। और हमारा मकसद ये बीइंग पाकिस्तानी कि पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो। और वो मनाजिर स्टार्ट के जो हमने देखे कि इंडिया का परचम हमसे नीचे था, पाकिस्तान का परचम उससे ऊपर था। तो ये वो लोग हैं जो हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का परचम उनके परचम से ज़्यादा ऊपर रख सकते हैं। माजवा ये कि उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये बगैर रिसोर्सेज के सिर्फ इनको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप अगर साथ देंगे तो जनाब ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। तो हुकाम बाला से हाथ बांधकर अपील है कि खुदारा पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को जीने दें, इन खिलाड़ियों को जीने दें, इनको सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। आज के शो से इतना ही।